तो हम लोग इसको ये पूछता है, ये जान जाइए कि इम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, हानि, दिव्यांगता और अपंगता में क्या अंतर है। तो उसका है कि इम्पायरमेंट में अंग या उत्तक स्तर पर असामान्यता होता है, और संरचना और शारीरिक गड़बड़ी होता है। दिव्यांगता क्या है, कार्य करने की सीमा, उसके अंग की जो उत्तक की कमी हो गई तो कार्य नहीं कर पाता है, और व्यक्तिगत स्तर की क्रियात्मक स्तर पर उसको बाधा होता है। और हैंडीकैप क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका असमर्थता, विशेष रूप में असामान्यता होता है। यानी हम समाज और संस्कृति में इस तरह की वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाता। हम कहीं जा रहे हैं शादी में खाना खाने के लिए, और वो चलिए वो व्हील चेयर पर है, हमारे पास व्हील चेयर नहीं है, इसलिए हम उस व्यक्ति को नहीं ले जाकर, व्हील चेयर रहता तो हम ले जाते, वो भी खाना खाता, बाहर चला जाता उसको लाने। तो ये क्या है, हैंडीकैप्ड है, वो असमर्थता आता है, क्योंकि ये फिजिकल जो और इन्वायरमेंटल बैरियर है, जिसके कारण जो है वो अपने काम को नहीं कर पाता है। तो इम्पायरमेंट, डिसेबिलिटी ये हम लोग के द्वारा नहीं, ये WHO के द्वारा डिफाइन किया गया था। तो उसके बारे में आप लोग को बताइए। नेक्स्ट है, पहला दिन है तो हमको धीरे धीरे बता रहे हैं। एक्टिविटी जो गति सीमा है, एक आयाम है जो दर्शाता है कि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण समान गतिविधि करने में कितना सीमा का अनुभव करता है। इसका प्रयोग जनसंख्या स्तर पर स्वास्थ्य असमानताओं और आवश्यकता को जानने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल दिया है, पूछता है गाली क्या है, ग्लोबल एक्टिविटी लिमिटेशन इंस्ट्रूमेंट। गाली पूछता है क्या होता है, कभी कभी पूछता है फुल फॉर्म क्या है। तो ग्लोबल एक्टिविटी लिमिटेशन इंस्ट्रूमेंट, इसको जानना ज़रूरी है गाली के बारे में। कभी कभी इसके आपको पूछता है गाली। तो ये भी पूछता है कि 6 महीने में आपकी स्वास्थ्य समस्या के कारण निम्नलिखित गतिविधि में देर से उत्तर विकल्प दिया, गंभीर रूप से सीमित पर गंभीर, बिल्कुल सीमित नहीं। ये गाली उपकरण है, ये बहुत जानना जरूरत नहीं है। उपकरण यूरोपीय संघ EU, SILC और EHI सर्वेक्षणों में प्रयुक्त होता है, इसलिए आपको इसको ज़्यादा नहीं, खाली गाली क्या है जानना जरूरी है। रिहेबिलिटेशन एंड हैंडीकैप, इसको भी जानना जरूरी। पुनर्वास और हैंडीकैप, हैबिलेशन क्या है, सॉरी हेलो हाँ, सर, ये गाली का मतलब नहीं समझ पाया, आखिरकार इसका मीनिंग क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है? गाली एक डेवलप किया गया था यूरोपियन WHO के द्वारा। ये पूछता है कि 6 महीने में आपको जी क्या क्या समस्या है। गाली के बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल में जाइए, और गाली के बारे में ये आपको नहीं पढ़ना। एक सर्वेक्षण, जानते हैं सर्वेक्षण कैसे होता है, उसको क्वेश्चनायर डेवलप किया गया था, ये यूरोपीय संघ के द्वारा दिया, दिव्यांगता के प्रति। तो गाली के बारे में बस इतना ही जानना है, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको, और विशेष जानना है तो ये एक सर्वेक्षण का सर्वे का फॉर्म, अगर आप रिसर्च वगैरह करते हैं तो जानकारी होगा। एक जो है नेक्स्चर होता है, उसमें लिखा जाता है कि उसमें दिया हुआ है गंभीर रूप से सीमित है, ये किस तरह का, तो पिछले 6 महीना में हैंडीकैप के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, यह यूरोपीय संघ के द्वारा, इंडिया में यूज नहीं होता है। क्लियर? जाना है तो आप इसको गाली गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा, इसके बारे में आपको बता देगा। ठीक है जी हाँ, ठीक। चलिए तो ठीक है, ये आपको ग्लोबल एक्टिविटी लिमिटेशन इंस्ट्रूमेंट खाली जानना क्या है, ये होता है। इसके बाद आपको रिहेबिलिटेशन एंड हैबिलिटेशन क्या है। अभी मैं बता रहा था पुनर्वास। पुनर्वास मतलब हम अपने पुनः बता देते हैं कि इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन के लिए आवश्यक कौशल, कार्य और अक्षमताएं पुनः प्राप्त करना। मैं बताया था ना, शरीर, मानसिक, पेशेवर और भाषिक अन्य सेवाएं शामिल हैं। मान लीजिए हमने अभी आपको किसी कारणवश, अब जैसे आप पढ़ रहे हैं, जी TED कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बंद कर लीजिए, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसका किसी कारणवश किसी अंग से या किसी भी प्रकार से वो डिजेबल है, अब उनको अपने जीवन को कैसे बेहतर करेगा, उसको पुनर्वास करने के लिए, उनको रिगेन करने के लिए जो भी
क्रियाएं होती है वो रिहेबिलिटेशन होता है। रिहेबिलिटेशन क्या होता है? यह उन क्षमताओं को, ज्ञान को विकसित करने की प्रक्रिया है जिससे पहले कभी अर्जित नहीं किया था। ठीक है, तो रिहेबिलिटेशन क्या है कि पहले वो था, अब लॉस कर गया तो उसको प्राप्त करना। लेकिन हेबिलिटेशन क्या है कि वो कभी उसके पास वो कभी अर्जित ही नहीं किया था, उसको हेबिलिटेशन करते हैं, है ना। मान लिया आपके पास पैसा था, लॉस हो गया तो पैसा ला, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं था और दोबारा आपको पैसा आ रहा है, पहली बार आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हेबिलिटेशन, पुनर्स्थापन। सीआरपीडी का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके अनुसार क्या है? पुनर्वास और पुनर्स्थापन दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकतम स्वतंत्रता, पूर्ण सामाजिक आर्थिक भागीदारी और जीवन के सभी पहलुओं में सहभागिता प्राप्त करने को सक्षम बनाता है। तो ये किसके द्वारा बोला गया है? सीआरपीडी, कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि पुनर्वास, पुनर्स्थापन दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकतम स्वतंत्रता, पूर्ण सामाजिक आर्थिक भागीदारी और जीवन के सभी पहलुओं में सहभागिता को प्राप्त करने के सक्षम बनाता है। तो ये आप जान गए अब, क्योंकि आप लोगों को 6 महीने के अंदर कोर्स को कवर करना है, क्योंकि और डिले हो गए। तो हमारे मैडम का था कि शॉर्ट में ही आप लोग को बताना है, और कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको बताएंगे। चलिए हम लोग बताएंगे शॉर्ट में। बाकी चीज़ आपको इसका बुक्स अवेलेबल है, आप मैडम से संपर्क करके बुक ले सकते हैं। हमारे द्वारा लिखा हुआ बुक्स है, उसी बुक्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। आप देखे होंगे बुक्स का हेडिंग में, आप देखे होंगे, देखिएगा, लिखा है दिव्यांगता अध्ययन सिद्धांत व्यवहार, डॉक्टर सूती। ये ऑनलाइन अमेजन पर भी उपलब्ध है, तो आप उससे भी ले सकते हैं, या रानी लक्ष्मीबाई के में भी उपलब्ध है बुक्स, वहाँ से भी ले सकते हैं अगर आपको चाहिए। नहीं तो हम जो पढ़ा रहे हैं उसको आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा, तो बुक की आवश्यकता नहीं हो। तो भारत में दिव्यांग लोगों के लिए परिभाषा क्या है, श्रेणी, बेंचमार्क, कानूनी प्रावधान क्या है, इसको जान जाइए थोड़ा सा। तो हमने बताया था कि भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण और सशक्त व्यापक अधिकार के लिए क्या है, व्यापक कानूनी ढांचा तैयार किया गया है, जो क्या करता है, उसकी गरिमा, उसको समानता और समावेशन के लिए उसको जीने का अवसर प्रदान करता है। इसमें क्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 3 प्रमुख अधिनियमों को संचालन करना। ये पूछता है कि कौन कौन सा का है, माइक आ रहा था हमको समझ से इसको बंद करके रखिए, माइक बंद कर लीजिए। माइक ऑन करना जरूरी नहीं है, बंद करने आता है। जो संचालन करता है उनका भी तो जो है काम है बंद करने के लिए, वो भी बंद कर सकता है, म्यूट कर सकता है। तो क्या है, पहला है दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है। दूसरा है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, जिसमें ऑटिज्म, सरल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए। और तीसरा है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992, विशेष शिक्षकों एवं पुनर्वास परिषद योग्यता को मान्यता, जिससे आप अभी अफिलिएटेड हैं। तो क्या है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि RPWD एक्ट 2016 का पृष्ठभूमि और उद्देश्य क्या है। ये RPWD एक्ट 2016 को 28 दिसंबर 2016 को अधिसूचित किया गया था और 19 अप्रैल 2017 से प्रभाव में लाया था। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार कन्वेंशन जो है UNCRPD के अनुरूप दिव्यांगजनों के अधिकार की रक्षा और संवर्धन करना है। तो ये क्या कहता है, यह अधिनियम दिव्यांगता को एक गतिशील और विकसित अवधारणा के रूप में स्वीकार करता है और सरकारों को यह दायित्व सौंपता है कि वे दिव्यांग व्यक्तियों को दूसरों के बराबर अधिकार और स्वतंत्रताएं सुनिश्चित करें। और उन्होंने दिव्यांगता का परिभाषा और श्रेणी भी इसमें किस प्रकार का दिया है, जिसमें जानना जरूरी है। पहला कैटेगरी में फिजिकल डिसेबिलिटी है, शारीरिक दिव्यांगता, जिसमें
लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कौन कौन है देखिएगा, 1 2 3 4 5 है। पहला है लेप्रेसी क्योर, कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति। दूसरा है सर्वल पाल्सी। तीसरा है बौनापन डॉर्फिज्म। चौथा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और पांचवा है एसिड अटैक से डिसेबिलिटी होने वाला एसिड अटैक। दूसरा फिजिकल डिसेबिलिटी के बाद हमारा में एक तो लोकोमोटर हो गया, दूसरा हो गया विजुअल इम्पायरमेंट। सर एक प्रॉब्लम है। बोलिए। हेलो सर, जैसे कि ये जो हो गया कि फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में जो बता रहे हैं मोटोकुलर में, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में, जैसे कि इसमें मान लीजिए कि कोई एलजीबीटीक्यू समुदाय से जो संबंधित व्यक्ति होते हैं, और उसमें भी देखा जाता है कि शारीरिक विकास उसका नहीं हो पाता है कुछ दिन का, तो क्या उसको इसमें रखा जा सकता है? बिल्कुल। अभी देखिए इसमें क्या हमने पढ़ा है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी को 5 कैटेगरी में बांटा गया। अगर वो लेप्रोसी क्योर है तो एक डिसेबिलिटी हो गया, सेरेब्रल पाल्सी है, डॉर्फिज्म है, मस्कुलर है, और किसी प्रकार का उसको चलने फिरने में दिक्कत है तो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आता है। तो वो जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी का पार्ट है। उसको डॉक्टर चेक करेगा, उसके लिए कानून बनाए कि वो 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। और जो फिजिकल डिसेबिलिटी को एक चलंत वाला प्रॉब्लम हो गया, दूसरा हो गया दृष्टिबाधित विजुअल इम्पायरमेंट, जिसको या तो पूरा ब्लाइंड है, बिल्कुल नहीं दिखता है, जिसका जो है 6x6 मतलब हम जो है 6 मीटर से कोई चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं और अनंत तक देख सकते हैं। तो हमारा अगर आँख सही है तो ठीक है, लेकिन 6x20 स्नेलन है और 6x6 है, यानी एक बेहतर आँख से हमारा एक्यूटी देखने की क्षमता और हमारा आँख जो घुमाते हैं विजुअल फील्ड बोलते हैं उसको, ये तो बाद में बताएंगे हम लोग। फील्ड और एक्यूटी जो है प्रभावित होता है, जिसमें ब्लाइंडनेस है, और लो विजन है जिसको दिखता है लेकिन छोटे छोटे अक्षर नहीं दिखते, बड़े बड़े अक्षर दिखते हैं। उसके बाद में बताएंगे आपको उसका डेफिनेशन क्या है। दूसरा है फिजिकल डिसेबिलिटी में तीसरा प्रकार हो गया हियरिंग इम्पायरमेंट। श्रवण वायु उसमें बधिर है और ऊंचा सुनता है, यानी 60 डेसिबल से 70 डेसिबल 80 डेसिबल तक अगर है तो हार्ड हियरिंग है दोनों कान से। लेकिन अगर उसका 80 डेसिबल से 100 डेसिबल है तो वो पूरा बधिर है, डेफ, टोटली म्यूट बोला जाता है, डेफ। और चौथा श्रेणी है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जिसमें उसको सुनता तो है लेकिन बोल नहीं पाता, ये भी एक फिजिकल डिसेबिलिटी का पार्ट है। दूसरा पार्ट आ गया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक दिव्यांगता, जिसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, आईडीडी, जो आप कोर्स कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का मानसिक व्यवहार या मानसिक बीमारी, मेंटल बिहेवियर, जिसमें मेंटल इलनेस, जिसको सिजोफ्रेनिया, न्यूरोसिस, साइकोसिस, इस तरह के मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, मानसिक मेंटल इलनेस में आते हैं। और कुछ इसके अलावा है जो ब्लड रिलेटेड अदर डिसेबिलिटी कॉज बाय सर्टन कंडीशन, इसमें आ जाता है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, मतलब जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है, पार्किंसन रोग, आप जानिएगा, बाद में सबके बारे में बताएंगे एक एक करके। और उसी में अदर कंडीशन में ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, इसमें हीमोफीलिया है, ब्लड नहीं बनता है, हीमोफीलिया मतलब जो कटता है तो ब्लड रुकता नहीं है, थैलेसीमिया है जिसमें ब्लड बनता नहीं है, और सिकल सेल है जो ब्लड जो है वो हंसुए के आकार का होता है, जैसे बीमारी होता है, ब्लड का हमेशा कमी होता है और हमेशा बीमार होता है। और पांचवा जो कैटेगरी था मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार के डिसेबिलिटी होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे जो